हेलो गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल जेम्स स्टार जीएस गुरु में। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 एनसीईआरटी पार्ट 3, जो कि हमारी यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए अहम भूमिका निभाता है। इससे हमें यूपीएससी स्टेट पीसीएस के बारे में बहुत जानकारी बताती है कि उसमें क्वेश्चन का ट्रेंड कहाँ से आता है। डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में खासकर। वो आपको आगे उसी तरीके से पढ़ाते हुए बताएंगे कहाँ क्वेश्चन पुटअप किया जाता है उसका, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के दोनों का। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अध्याय 5, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, इसके बारे में बताया गया है। चुनाव का दिन, वो ऐसे क्वेश्चन है, ये पहेली है बच्चों की। कुछ लोग शासक कैसे बने, इसमें बता रहे हैं कि कुछ लोग शासक कैसे बने थे। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। पहले मतदान तो होता नहीं था, राजतंत्र होता था, तो वंशानुगत उनका पुत्र, उनकी संतानें शासक बनती थी। इस टाइम की हमारी प्रणाली मतदान पर आधारित है। लेकिन बहुत पहले लोग शासक वैसे बनाते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों और आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। कुछ लोग बड़े बड़े युद्ध जीत कर, बड़े बड़े यज्ञ, महायज्ञ करके राजा घोषित हो जाते थे। बड़े बड़े भू क्षेत्र को कब्जा करके और बड़े बड़े क्षेत्र को वहाँ के लोगों को बंदी बना के तो वो राजा कहलाने लगते थे। बड़े साम्राज्य को जीत कर वो राजा कहलाते थे। इस टाइम ऐसा नहीं। इस टाइम मतदान प्रणाली के थ्रू हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री और सीएम बनते हैं। राज्य में सीएम और राष्ट्र के लेवल पर प्रधानमंत्री बनता है। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। अश्वमेध यज्ञ वो होता था, राजा उस घोड़े को छोड़ देता था और उसके पीछे उसके रखवाले चलते रहते थे। घोड़े के पीछे जितने क्षेत्र में वो घोड़ा घूमता था, वो अगर उसको कोई रोक नहीं रहा घोड़े को, तो वो क्षेत्र राजा का, जिसने वो घोड़े को छोड़ा है, तो उसका अधिग्रहण हो जाता था। उस क्षेत्र पे उसका कब्जा माना जाता था। उसी के हिसाब से जो अन्य राजा थे वो अधिराज बन जाता था उस क्षेत्र जो घोड़ा छोड़ता, और उसके नीचे के राजा उसका कहा मानते थे, उसके अंटर में आ जाते थे छोटे राजा। अगर जो रोक देता था घोड़े को उसको, तो उससे उस राजा से युद्ध करना पड़ता था, और जो युद्ध में जीतता था तो उसके अधीन हो जाता था। जो युद्ध में जीतता था
तो जो हार जाता था वो जीतने वाले के अधीन हो जाता था। घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका, जो आपको बताए थे, घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उस वहाँ अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। जो उस घोड़े को रोकता था तो उसे राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर वो नहीं रोकता तो राजा उस क्षेत्र का कब्जा कर लेता था, फिर सारे क्षेत्र को जीत कर फिर उसके बाद एक बड़ा अश्वमेध यज्ञ कराता था। उसमें जो अश्व था, वो घोड़ा था, उसी को उस यज्ञ में उसकी बलि कर दी जाती थी। उसी को अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसका मतलब अगर वो घोड़े को जाने देते तो अश्वमेध कराने वाला घोड़ा शासक वो ज़्यादा उनसे शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। जो अधीन हो जाते थे वो उन्हें शामिल किया जाता था फिर यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। पुरोहित पंडितों जो मतलब वो हवन यज्ञ करवाते हैं, उनके द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहार से सम्मानित किया जाता था। जो पुरोहित थे उन्हें उपहार के थ्रू सम्मानित किया जाता। कोई मान लीजिए कुछ क्षेत्र दे दिया, उसका राजस्व, उसका जो राजस्व होता था वो पुरोहित उसके अंडर में आ जाता था कि इस क्षेत्र को आपको मिल गया, आपको दे दिया गया, तो आप उस क्षेत्र की वसूली करिए राजस्व की। इस हिसाब से अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था, और वो राजा शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। और जब वो अश्वमेध यज्ञ कराता था राजा, तो छोटे जो राजा जो अधीन हो जाते थे वो कुछ उपहार लेके आते थे अपने राजा को मोहित करने के लिए, अपनी दिखाने के लिए, हम आपके लिए इतना करते हैं, इतना आपके लिए वो आपका वो सम्मान करते हैं। इस हिसाब से इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। राजा मुख्य होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। उसे एक खास स्थान पर बैठाया जाता, राज सिंहासन पर बाघ की खाल, एक शक्तिशाली मतलब सम्राट के रूप में उसे बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की उसका सारथी ही उसका सहचर होता था। सहचर होता था। विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। वो विजयों और अन्य गुणों का गान करता था, देखता था, वो सब उसका गुणगान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान कराने होते थे। छोटे छोटे सगे संबंधियों को उनको अनुष्ठान कराने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भरता उनको। और जो अन्य राजा आते थे उनको यज्ञ को देखना होता है। जैसे किसी घर में यज्ञ होता है, कथा भागवत होती, तो उसके घर के व्यक्ति उसमें शामिल होते हैं, और जो अन्य आते हैं उसको देखते हैं, सुनते हैं। वैसे हिसाब से राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। पुरोहित जो जिसके घर में यज्ञ और कथा भागवत होती है, तो उसके पुरोहित उसके हाथ में कुछ देता, पानी जलपान ऐसे ऐसे छिड़कता है ना, तो वही। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता। जो शूद्र थे उन्हें कई अनुष्ठानों में, बड़े अनुष्ठान में
उन्हें शामिल नहीं किया जाता, शूद्र और वैश्यों को कर लिया जाता था। इस यज्ञ में उपस्थित होने वाले की एक सूची बनाओ और पेश के आधार पर वहाँ कौन कौन सा वर्ग शामिल था, ये पूछा गया। वर्ण, उस समय 4 सामाजिक वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन करना, ब्राह्मणों का काम था वेदों का अध्ययन करना और यज्ञ करना था, जिनके के लिए उनके उपहार मिलता था, वो और उसी के लिए उन्हें उपहार मिलता था, उसी से उनका गुजारा होता था, उनकी रोटी रोजी चलती थी। क्षत्रियों का काम युद्ध करना, क्षत्रियों का काम ज़्यादातर युद्ध करना, उस क्षेत्र को जीतना, इस क्षेत्र को जीतना, वहाँ विजय प्राप्त करना, यहाँ विजय प्राप्त करना और लोगों की रक्षा करना था। और युद्ध करके लोगों की रक्षा करता था। अपने एक साम्राज्य बना लिया, वहाँ अपने साम्राज्य में जितने रहने वाले लोग थे उसकी रक्षा करता था, कोई उस पर अपना हक ना जता ले, उस हिसाब से उन्हें कोई वो उसका नाम क्या दास या दासी ना बना ले उस क्षेत्र के निवासियों को। वैश्यों का काम खेती, पशुपालन तथा व्यापार था। इनके वैश्यों का काम खेती करना था, पशुपालन करना था, व्यापार करना था। शूद्रों का काम अन्य तीनों कामों से की सेवा, मतलब जो 3 शेष बचे काम वर्ग थे उनका सेवा करना होता था उनको, शूद्रों को। जनपद, महायज्ञों को कराने वाला राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जो महायज्ञ जो कराते थे, अब जन मतलब जन माने लोगों को राजा ना होके अब जनपदों, बड़े बड़े राज्य जो जिला लेवल का है, जनपद जिला लेवल के बड़े बड़े क्षेत्र लेवल का राजा कहलाने लगा। जनपदों के राजा माने जाने लगे, जनपदों के। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह, जन के बसने की जगह। जनपद, जन माने लोग, पद माने निवास करना, उस क्षेत्र का निवास रहने वाले। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र में दिए गए। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, मान लीजिए दिल्ली में पुराना किला है। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा, एटा में अतरंजी खेड़ा, इनमें प्रमुख हैं, ये प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और लोग छोटे लेवल के जो और जनमानस थे वो झोपड़ियों में भी रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे मवेशियों तथा अन्य जानवरों को भी पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान और जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलों को उगाते थे। जैसे इस टाइम ये चीज़ें हम लोग उपभोग करते हैं इन चीज़ों का, वही वो भी। चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने होते थे। ये देखिए, सुंदर होते थे। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता है। ये महत्वपूर्ण यज्ञ है, हवन है, तो उसी में यूज किए जाते बर्तन, खाने पीने के लिए अनुष्ठान में यूज होते थे बर्तन। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे और उस समय लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे, कुछ धूसर भूरे रंग के और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुराने स्तरों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में भी जाना जाता है। जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। चित्रकारी, चित्र धूसर तो मतलब चित्रांकन हुआ होगा उनमें।
ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। सरल रेखा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं ये बर्तन। उसमें गणितीय चीज़ें उसमें उसी में उस बर्तन में चित्रांकन किए गए हैं और आमतौर पर सरल रेखा और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। ये चीज़ें उसमें चित्रांकित की गई हैं बर्तनों में। महाजनपद क्या? महाजनपद करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। 2500 साल पहले कुछ जनपद जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो गए, पैसे से हर चीज़ से धनी हो गए धीरे धीरे। महाजनपद कहा जाने लगा। कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हुए तो उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। जनपद से धीरे धीरे उनका शासन व्यवस्था बढ़ी तो उन्होंने महाजनपद बनाए। कई राजधानियाँ और इनमें राजधानियाँ होती थीं और कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी और राजधानियों में किलेबंदी की जाती थी क्योंकि बाहरी आक्रमणकारी उस क्षेत्र में आक्रमण ना कर दें, तो किलेबंदी कर दी जाती तो वहाँ के लोग कोई भी आक्रमणकारी आए तो उस पर हमला डायरेक्ट ना कर पाए। बड़ी बड़ी दीवारें बना दी जाती थी और बड़ा बड़ा गेट लगा दिया जाता, तो कुछ दिनों तक अगर आक्रमणकारी आक्रमण करना भी चाह रहे तो उसी के अंदर इतनी खाद्य आपूर्ति रहती थी कि बाहर निकलने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो आक्रमणकारी बहुत दिनों तक रहते थे। जब उनके पास खाद्य भोग की चीज़ें कम पड़ जाती तो आक्रमणकारी ऑटोमेटिक फिर चले जाते थे, उस राज्य पर हमला नहीं कर पाते थे। खाद्य की आपूर्ति हो नहीं पाती तो वो चले जाते थे, नहीं कर पाते थे, दीवारों को तोड़ के जा नहीं पाते थे, तो वो फिर उस पर आक्रमण ना करके लौट ही जाते थे वापस। अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। लकड़ी की, पत्थर की ऊंची दीवारें बनाते थे कि कोई आक्रमणकारी, बाहरी आक्रमणकारी उस राज्य पर हमला ना कर दे। महत्वपूर्ण महाजनपद और नगर, एक क्वेश्चन है भाई इम्पोर्टेंट। अब ये 16 महाजनपद जो हैं, 16 महाजनपद हैं, ये यूपीएससी स्टेट पीसीएस, ऑल स्टेट पीसीएस, इसका सीक्वेंस पूछ दिया जाता है। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, इनका सीक्वेंस पूछ दिया। ये क्षेत्र किस दिशा, इसके किस पश्चिम में है, इसके पूर्व में है, ऐसे किसी क्षेत्र को, किसी जनपद, महाजनपद को से ये पश्चिम में है कि पूर्व में है, उत्तर में है कि दक्षिण में है, किस राज्य क्षेत्र में था। इससे क्वेश्चन अक्सर यूपीएससी स्टेट पीसीएस से यहाँ अक्सर क्वेश्चन बनते ही हैं हर वक्त ज़्यादातर। तो इसको, इस मैप को ध्यान से देखना है आपको। ये अंग, ये बज्जी संघ मतलब यहाँ राजा डायरेक्ट अपना निर्णय नहीं ले पाता था, सभा और समिति के माध्यम से अपना डिसीजन ले पाता था, संघ रहता था। ये मगध है महत्वपूर्ण, अजातशत्रु मगध के सबसे प्रसिद्ध शासक। ये राजगृह, ये कौशाम्बी, ये उज्जैन, ये अवंती। ये क्वेश्चन पूछ लिया उज्जैन महाजनपद और अंग, ये अंग के उत्तर में कौन सा महाजनपद है, तो बज्जी है उत्तर में। बज्जी के दक्षिण में कौन सा महाजनपद है, तो अंग हो जाएगा। और बज्जी के पश्चिम में कौन सा महाजनपद है, तो मगध हो जाएगा, वैशाली हो जाएंगी। ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये राजगृह है, कौशाम्बी है, ये हो जाएंगे। ये कौशल है, ये पंचाल है, ये हस्तिनापुर है, ये कुरु है जो कि यमुना किनारे है, ये चंबल नदी है।
ये तक्षशिला है, ये गंधार है, ये 16 महाजनपद हैं। ये वैशाली है। और फिर इससे पूछ लिया था कौशल के पश्चिम में कौन सा महाजनपद है? पंचाल, हस्तिनापुर ये आ जाते हैं। और उज्जैन के उत्तर में कौन सा महाजनपद है? तो अवंती है। अवंती के दक्षिण में उज्जैन है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये किस क्षेत्र में, आज के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये गोदावरी नदी, ये कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार, कावेरी साउथ की इम्पोर्टेंट नदी। सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज सीक्वेंस पूछा जाता है क्वेश्चन में, मतलब नदियों में ऊपर से नीचे नदियों का सीक्वेंस पूछा जाता है। झेलम है, चिनाब है, ब्यास है, रावी है, सतलुज है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इसका ऐसा सीक्वेंस रहेगा। सिंधु, झेलम, चिनाब, ब्यास, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ऐसा सीक्वेंस रहेगा इसका। ये महाजनपदों से आपको खासकर ध्यान रखना है इनको। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। दूसरों से सुरक्षा के लिए अपना किला का निर्माण कराया। ऊंचे टीलों पे बनवाए ज़्यादातर शासक अपना किला ऊंचे टीले बनवाते थे, जिससे बाहरी आक्रमणकारी को देख लिया जाए दूर से कौन आ रहा, उससे अपनी पूरी जानकारी जुटाई जा सके कि हाँ वो आक्रमणकारी कितनी दूरी पे हैं, कहाँ हैं, इस टाइम कहाँ हैं, पूरी एग्जैक्ट लोकेशन पता हो जाती थी। और ऊंचे क्षेत्र पर हमला भी नहीं कर पाते थे बाहरी आक्रमणकारी, और बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें और बना दी जाती तो और उस पर हमला करना मुश्किल हो जाता था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इससे अपनी समृद्धि और शक्ति का भी प्रदर्शन हो जाता था उनका, अपनी सुरक्षा भी होती। और अगर दूसरा कोई देखता था तो अन्य शासक जो आता था भी युद्ध करने के लिए, तो इतना बड़ा उसका साम्राज्य देख के और इतना दीवार और चीज़ें उसका महल देख के तो लगता है ये समृद्ध राजा, इससे लड़ना सही नहीं है, चलो लौट चलते हैं, तो लौट जाते हैं ऐसे देख के विशालता को इसकी। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था, और उसके अंदर नियंत्रण करना और सरल हो जाता था, फिर बाहरी कोई आक्रमणकारी कर नहीं पाता था हमला। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी, और इस पर ज़्यादा धन दौलत भी लगता था। ज़्यादा अगर बड़ा मकान बनेगा, कोई बड़ी बिल्डिंग लगेगी, उसमें ज़्यादा रुपए पैसा भी लगेगा ना, संसाधन ज़्यादा लगेंगे उसमें। और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता, लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता, ज़्यादा संसाधनों का उपभोग करना पड़ता। तो उसमें हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा, और उनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। और जो राजा होते थे वो तो खुद तो अपनी सेना इतनी रखते भी थे, और वहाँ के जो क्षेत्र निवासी जो रहते थे साम्राज्य क्षेत्र में, उनसे काम करवा लेते थे राजा कि आप इसमें सहायता करिए, और मेरा ये किला बन रहा या कुछ भी उसमें बनता था या साम्राज्य का विस्तार होता था, तो मान लो किला महल बनाते थे, तो आम जनता भी उस कार्य में हिस्सेदारी कर देती थी, भागीदारी, कुछ सहयोग करती थी। कौशाम्बी किले की दीवार है ये, कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट की दीवार का अवशेष, इसके एक भाग का निर्माण लगभग 2500 साल पहले है।
हुआ है। ये बड़ी बड़ी दीवारें ऐसे मोटी मोटी इस प्रकार की दीवारें, इस ऐसे फिर 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 ऐसे सारी ऐसे ऐसे फिर ऐसे। ये दीवारें हैं। अब राजा सेना रखने लगे थे, अब राजा सेनाएं रखने लगे थे। संसाधन अधिक हुए और कृषि का विकास हुआ, उर्वरक भूमि हुई, उत्पादन ज़्यादा हुआ। उत्पादन ज़्यादा हुआ तो शासन व्यवस्था बड़ी की, शासन व्यवस्था बड़ी करी और अपना महल राज क्षेत्र में विस्तार भी किया, सेना भी रखी। फिर साम्राज्य क्षेत्र अगर विस्तार किया जाएगा तो डर की वजह से फिर सेना भी मजबूत रखी जाएगी, कोई बाहरी हमलाकारी हमला ना कर दे, तो उससे बचने के लिए सेना रखनी पड़ती थी। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। और इस यहाँ से नियमित वेतन स्टार्ट हुआ। पहले तो टेम्परेरी रखते थे काम, वहाँ के क्षेत्र वालों को अगर हमला हुआ वहाँ लिवा ले गए, हमला कराया, फिर लौटा के फिर वो कृषि कार्य में सब अपने अपने कार्यों में बिजी हो जाते थे। अब स्पेशल सेना कर दी गई कि आपको युद्ध के लिए ही रहना है। मान लीजिए अभी स्पेशल फोर्स गठित कर दिए गए हैं, मान लीजिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF है बॉर्डर के लिए, CISF है औद्योगिक संस्थान के लिए वहाँ देखभाली करने के लिए, और CRPF है मतलब घरेलू आंतरिक सुरक्षा के लिए। तो ऐसे स्पेशल फोर्स बना दी गई, स्पेशल सेना कर दी गई। और नियमित वेतन दिया गया। कुछ भुगतान समझौता आहत सिक्कों लगभग के रूप में होता था, कुछ सिक्कों को आहत सिक्के से भुगतान होती था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। वो है महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लिखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे, 2 अंतर बताओ। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लिखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे, कैसे भिन्न थे, आगे पढ़ते हैं फिर बताएंगे। कर व्यवस्था कैसी थी। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी तथा महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अब उपहार नहीं लेते थे, अब उन्हें उपहार नहीं कि दे दिया तो सही, नहीं दिया तो सही, अब वो नहीं रहा। अब एक नियमित सेना हो गई, निश्चित सेना, और नियमित उसका पेमेंट होने लगा, भुगतान होने लगा। तो नियमित फिर कर भी लिया गया, नियमित कर लिया गया। उससे राज्य क्षेत्र की रखवाली की जाती थी। सेना उस क्षेत्र में गतिविधियों के बारे में कोई बाहरी आक्रमण ना कोई कर दे, तो नियमित कर भी लिया जाने। पहले उपहार के रूप में कर लिया जाता, अब नियमित कर दिया गया। कैसे सेना भी रखनी है, साम्राज्य क्षेत्र को विस्तारित करना, उसकी देखभाली और अन्य खर्चे भी हो जाते थे राजा के, तो सेना इसलिए उसने नियमित कर व्यवस्था स्टार्ट कर दी। फसलों पर लगाया गया कर, फसलों पर कर लगाया जाता, कारीगरों के ऊपर लगाया गया कर, फसल उपज पर कर लगता था, कारीगरों के ऊपर कर लगता था। पशुपालकों को जानवर था उनके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था। जो पशुपालक जानवरों को पालते थे और उत्पादन में से जो प्राप्त होता उस पर कर लगता था। व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता, व्यापारियों को जो सामान खरीदने पर उस पर कर देना। आखेटों को तथा संग्राहकों को जंगल में से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती। जो आखेटे और संग्राहक थे वो जंगलों से जो कुछ कीमती वस्तुएं, फल फ्रूट्स और जैसे कीमती लकड़ियाँ, वो उसका कर देते थे, उस प्रकार का कर।
उससे राजा उस प्रकार का, इससे राजा की आपूर्ति हो जाती थी। जंगलों वाली जो चीज़ें महत्वपूर्ण रहती थीं वो उससे मिल जाती थी। कृषि में परिवर्तन कैसे आया? इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे। जो हल्के फाल थे पहले लकड़ी के थे, अब लोहे के बनने लगे। लोहे का विकास हो गया, लौह उत्पादन होने लगा, तो फिर उसके फाल भी बनने लगे। फाल बने तो गहरी जुताई हो तो मिट्टी ऊपर निकली, अंदर वाली दबी हुई मिट्टी, उसमें हवा लगी, ऑक्सीजन गई, तो उसमें पोषक तत्व बने, ज़्यादा पोषक तत्व बने तो पानी वर्षा, पोषक तत्व बने, उसमें ऊपर नीचे जो केंचुए हैं ज़मीन को उर्वरक बना देते थे। उस उर्वरक शक्ति बढ़ने के बाद उसमें कृषि का भरमार भारी बहुमत से उसमें कृषि उपज होता था, भारी मात्रा में कृषि उपज होता था। फिर उससे राजा समृद्ध हुआ बहुत। फिर अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। पता है ना, लकड़ी के फाल से अब लोहे के फाल से आसानी से जोता जा गया। मतलब बंजर भूमि भी जुतने लगी। बंजर भूमि पहले मतलब जो मैदानी एरिया जो सॉफ्ट मिट्टी थी उसी को जोत पाते थे, अब जो कठोर मिट्टी उसकी भी जुताई होने लगी। औजार बने, हथियार बने, वनों को काटा गया। जब लोहे का विकास हुआ तो वन जंगल झाड़ी को काटा गया, उससे औजारों से उससे सफाई की गई और कृषि विस्तार हुआ। फिर कृषि का विस्तारीकरण हुआ ज़्यादा। फिर राजा बहुत समृद्ध, ऐसे ही महाजनपद बने। धीरे धीरे राजा ऐसे ही समृद्ध होते चले गए। कृषि का जितना विकास हुआ उतनी राजा समृद्ध होते चले गए। इससे फसलों की उपज बढ़ गई, और फसलों की उपज बढ़ी, उर्वरक शक्ति बढ़ेगी कृषि की तो फसल भी बढ़ेगी। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, और कुछ लोगों ने धान को उगाना स्टार्ट किया। अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। जैसे अभी बीज छिड़क ना करके उसको रोपण किया जाना, अलग ऐसे लगाया जाता है धान को। इसी विधि को पहले भी यूज किया जाता था। ऐसे ही बीज ना छिड़क करके उसके जो बाद में उसको बेड़ ऐसा होता है ना, उसको डाले, फिर बाद में उसे अलग से निकाल के फिर लगाया, ऐसे करके ऐसे ये पानी है और इसमें फिर ऐसे एक करके लगाए जाते हैं। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, और इसके लिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। और पैदावार में एकदम प्रचंड तरीके से, एकदम बहुमत तरीके से उत्पादन में विकास हुआ। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इस परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते थे? क्वेश्चन है आगे ऐसे। मगध को ढूंढो। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। 200 साल के अंदर मगध बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया। वहाँ लौह अयस्क और कृषि, उर्वरक कृषि, जमीन एकदम फूली जमीन, उसमें मुलायम जमीन, उसमें कुछ भी बो दिया सब जम जाता था। सारी चीज़ें कुछ भी उगाओ सारा उग जाता था। उस क्षेत्र में अयस्क थे, खनिज संसाधन थे, बड़े बड़े जैसे हाथी थे, युद्ध के लिए उनको यूज किया जाता था। वहाँ हाथी बहुत थे तो उसको युद्ध की सेना में शामिल कर लिया हाथियों को। तो बड़े बड़े जो बाहरी आक्रमणकारी आते थे डर जाते थे इतने बड़े जानवर को देख के, तो वो युद्ध भी नहीं करते थे, डर जाते थे। इतना बड़ा जैसे सिकंदर आया और उसने यहाँ देखा भारत में इतने बड़े बड़े हाथी, जो तो देख के वो डर गया। इतनी बड़े हाथी सेना में कैसे भर्ती हुए, ऐसे जानवर कैसे इनको बंदिश बना के सेना में भर्ती किया गया, वो डर गया देख के। तो इसका फ़ायदा उठाया मगधवासियों ने।
और सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। ये सबसे महत्वपूर्ण जनपद बना मगध। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर जाती थी, बहती थी। ये गंगा और सोन नदी के बीच में था, तो यहाँ संसाधन, इसके आने जाने के संसाधन इसके पानी वाले जहाज़ों से इधर से उधर करके वो इसका आयात निर्यात होता था। इसने जल का प्रयोग, बढ़िया से संसाधनों का प्रयोग किया, जल के संसाधनों, और उससे आने जाने में, आयात निर्यात में उसका बढ़िया विकास हुआ। जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ज़मीन को उपजाऊ बनाने के बहुत महत्वपूर्ण थे। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, जंगल ज़्यादा थे उस क्षेत्र में। आर्य धीरे धीरे बढ़े, तो इधर उधर से पश्चिम से इधर पूर्व धीरे धीरे विकास हुआ सभ्यता को, तो जंगल धीरे धीरे कटते चले गए और कृषि का विकास धीरे धीरे पूर्वी ओर बढ़ता चला गया। इन जंगलों में रहने वाले हथियारों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित, इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। और इन्हें सेना के, आपको बताया ना सिकंदर वाली वो कहानी, इनको लगाया जाता है। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। और इन हाथियों को सामान को यहाँ से राज्य क्षेत्र से इधर उधर करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए प्रयोग किया। बड़े बड़े पत्थर थे, लकड़ियाँ थी, तो हाथी के थ्रू इधर से उधर कर दी जाती थी। विशाल हाथी होता था, उसे ये चीज़ें छोटी लगती थी, खींच के चला जाता था, उसको ले जाता था। हाथियों को बड़ा उपयोग किया मगध ने। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, और इसके क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थीं। और मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी था। जो मजबूत और सुडौल हथियार, मजबूत कठोर हथियार बनाने के लिए महत्वपूर्ण था बहुत। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक, बिंबिसार। मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक हुए, बिंबिसार और अजातशत्रु। आपको बताया ना, अजातशत्रु मगध से संबंधित हैं, तो वही बिंबिसार, अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। अन्य क्षेत्रों को जीतने के हर संभव साधन अपना लेते थे, इधर से मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार होते, लेकिन उस क्षेत्र को जीत जाएं वो लोग, इस हिसाब से। महापद्मानंद और महत्वपूर्ण शासक थे, और महापद्मानंद भी था। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला दिया। और इस क्षेत्रवासी और इस मगध पर शासन करने वाले, इन्होंने उत्तर पश्चिमी भाग तक इस क्षेत्र को फैला दिया, इस साम्राज्य को विस्तारित कर दिया। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी, राजगीर में कई सालों तक उसकी राजधानी बनी रही। बाद में इसने पाटलिपुत्र, पटना जो आज का पटना है, को राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। 2300 साल के पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर, 2300 साल पहले, जो आपको बताया ना सिकंदर की कहानी, वही है। सिकंदर विश्व विजय करना, मतलब सिकंदर जो था विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। वो पश्चिम एशिया को जीतता हुआ व्यास नदी तक आ गया। जब उसने मगध की ओर कूच किया, मगध की ओर बढ़ा और बढ़ना चाहा, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। उन्होंने मना कर दिया, डर गए, थक गए थे वो युद्ध कर करके। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल तथा रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। वो इस बात से और डर रहे थे, भारतवासियों के बाद पैदल सेना और हाथियों की सेना बहुत है। वो डरने लगे थे, इतना युद्ध करके आए इतनी दूर से, यहाँ वो हिम्मत हारने लगे थे हाथियों को देखकर, और थक भी गए थे, कई कारण थे।
अब बज्जी के बारे में। बज्जी संघ, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा है, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही एक बज्जी राज्य, मगध के इधर बताया था ना, उत्तर की ओर बज्जी था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गढ़ या संघ कहते हैं ना। बज्जी संघ बताए थे, गढ़ या संघ सभा समिति के माध्यम से ही डिसीजन लिए जाते थे। यहाँ गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे, और इसमें गढ़ या संघ में मान लीजिए आज का एग्जाम्पल है जर्मनी। वहाँ के मतलब छोटे सबका टाइम पीरियड होता कि आप इस समय के लिए आप शासक बन जाइए, इस समय के लिए आप शासक बन गए, तो एक एक साल का होता। ऐसे ही बज्जी संघ भी था। जैसे मान लीजिए बज्जी संघ ऐसा, एक बड़ा शासक, उसके नीचे कई शासक, वहाँ शासक गढ़ और संघ के में कई शासक होते थे। उनमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता, और सब इकट्ठे होके, सारे राजा इकट्ठे हुए और एक सभा गठित की, उसी हिसाब से डिसीजन लेते थे। एक राजा का खुद का डिसीजन नहीं होता था उसमें, सारे राजा बैठ के सब मिलके एक डिसीजन करते थे। घर में मान लीजिए फॉर एग्जांपल, घर में कोई सदस्य है, तो एक होता है ना, कई घर में सबकी चलती है थोड़ी थोड़ी, बेटा की, पुत्र की, पुत्री की, पिता की, मम्मी की, सबका निर्णय माना जाता है। तो उसी हिसाब का ये था यहाँ, मतलब ओनली फॉर पिता का नहीं डिसीजन, सारे परिवार के सदस्यों को मिलाकर बैठे और सबका निर्णय को माना गया, सबके निर्णय को समझा गया कि हाँ आपका भी डिसीजन सही है, आपका भी। सबको जो कॉमन मिला, जो चीज़ें, उसमें से सबको जोड़ के एक डिसीजन निकाल लिया। गढ़ और संघ में कई शासक होते थे, और उसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न कराते थे, और सभी एक साथ अनुष्ठानों को संपन्न कराते थे। सभाओं में बैठकर एक बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। जैसे आज के प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल होती है, उसमें प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के थ्रू ही डिसीजन लेते हैं। तो उस हिसाब से खुद डिपेंड नहीं कि हाँ मैं खुद ले लें डिसीजन। प्रधानमंत्री चाहे तो मैं सोचे कि हम खुद अपना डिसीजन लेने, तो नहीं ले सकता है, मंत्री परिषद के थ्रू ही डिसीजन लेना। तो उसी हिसाब का वो समझ लीजिए मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद नहीं। मंत्री परिषद की तवज्जो रहती है, लेकिन मंत्रिमंडल को ज़्यादा, कोई डिसीजन होता है तो मंत्रिमंडल की भूमिका पूरी रहती है डिसीजन में, कि प्रधानमंत्री क्या डिसीजन ले रहे हैं। तो सबके हस्ताक्षर होके ही कोई अधिनियम या कोई विधेयक पारित होता है, कोई डिसीजन लागू होता है। सभाओं में बैठकर बातचीत तथा बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं को आक्रमण से निपटने के लिए पे मिलकर चर्चाएं करते थे, और अगर कोई शत्रु उन पर आक्रमण कर रहा है तो सारे बैठ के निर्णय लेते हैं कि एक हम पर आक्रमण कर रहा है तो उस पर कैसे क्या किया जाए, जो ये आक्रमण उस पर ना करे, और इसको हरा दिया जाए तो उस पर आक्रमण नहीं कर पाएगा, इस हिसाब का। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते, और इसमें स्त्रियां, दास, ये सारे लोग सभा में भाग नहीं लेते थे। बज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, दीघ निकाय से मिला है, जो कि बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं, और उनमें करीबन 2300 साल पहले लिखा था, और जो करीबन 2300 साल पहले लिखा था अजातशत्रु बज्जी संघ से। और बज्जी संघ, अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। जो अजातशत्रु थे वो कहते थे कि ये बज्जी संघ को तोड़ दें, भ्रष्ट कर दें, एकदम बिखरा दें।
तो अजातशत्रु का ये था। उन्होंने अपने मंत्री कस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा, अपने मंत्री को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा कि बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं। अजातशत्रु ने अपने मंत्री को भेजा कि मुझे बज्जी संघ को विखंडित करना है। तो बुद्ध के पास पहुँचे तो बुद्ध ने कहा, अच्छा आप ये पूछने आए हो। तो उन्होंने पूछा, क्या बज्जी संघ में नियमित उसका क्या नाम है, नियमित सभाएं होती हैं, सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? एक क्वेश्चन किया बुद्ध ने उस मंत्री से, अजातशत्रु के। जब उसे पता चला कि ऐसा होता है, तो मतलब जब उन्हें ऐसा पता चला है कि नियमित सभाएं भी होती हैं और नियमित उपस्थित सदस्य भी होते हैं, तो पता चला कि ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा कि बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक कि वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। उन्होंने उत्तर दिया था कि वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे जब तक वो नहीं टूटेंगे, बिखरेंगे, जब तक पूर्ण सभाएं करते, नियमित सभाएं करते नहीं, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे। नंबर 3। नंबर 4, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। मतलब जब तक बड़ों का सम्मान करेंगे, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान अमल करेंगे, तब तक वो उसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। जब तक बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, और उन्हें जब तक बंधक नहीं बनाएंगे, जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, बंधक नहीं बनाएंगे, तब तक उस पर कोई हमला नहीं कर सकता। शहरों तक गाँव में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। शहरों तथा गाँव में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। विभिन्न मतलम्बी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। इतने क्वेश्चन थे। अगर वो ये नियमित रूप से करते रहेंगे तो बज्जी संघ को कोई भी महाविजेता भी नहीं उसे विखंडित कर पाएगा। ये इतने क्वेश्चन दिए कि अगर उसमें ये चीज़ें रहेंगी तो अजातशत्रु के मंत्री थे, तो ये बताया बुद्ध ने, ये अगर ये चीज़ें रहेंगी तो उसे कोई विखंडित नहीं कर पाएगा। तो उसमें ये चीज़ें चलती थीं, तो अजातशत्रु को लगा कैसे अब विखंडित किया जाए, तो उसने आगे के लिए चीज़ें देखी। फिर कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम अध्ययन, और गढ़ और संघ को शामिल कर लिया गुप्त शासकों ने। फिर समाप्त हो गया बज्जी संघ धीरे धीरे। अजातशत्रु भी चाहता था कि इसको हम विखंडित कर दें, लेकिन नहीं कर पाए। उपयोगी शब्द, राजा, अश्वमेध। एक स्वतंत्र घोड़े को छोड़ दिया जाता तो उसके पीछे उसकी सेना थोड़ी चलती थी, और जो उस पर उसे रोक लगाता है तो राजा उस पर आक्रमण करता था। अगर वो जीत जाता था तो उसके अधीन, जो हारा हुआ राजा उसके अधीन हो जाता था, और अश्वमेध यज्ञ कराता था बड़ा। फिर उसमें उस अश्व की बलि दी जाती थी। उसे ही अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। वर्ण, 4 जनपद, लोगों का रहना, वही जनपद, महाजनपद बड़े लेवल पर विकसित हुआ। किलेबंदी, चारों तरफ सोना, कर, पौधारोपण, पौधों को लगाना। गढ़ अथवा संघ, ये वो थे संघ, गढ़, संघ माले, यही सब है गढ़। सही या गलत बताओ। अश्वमेध के घोड़ों को अपने राज्य में गुजारने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को
यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था? क्वेश्चन है सही। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का, पुरोहित, सारथी नहीं, पुरोहित गलत है ये। पुरातत्वविदों ने जनपदों की बस्तियों में महल मिले। हाँ सही है। चित्रधूसर पात्रों और अनाज रखा जाता। चित्रधूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। ये गलत है, अनाज नहीं, उसमें पानी, कुछ और अन्य सामग्री। महाजनपदों में बहुत से नगर किलेबंद थे। सही है। नीचे दिए खानों में आखेटा, संग्राहक, कृषि, व्यापारी, शिल्पकार, पशुपालक। महाजनपद का राजा। समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे? जैसे शूद्र है, महिलाएं हैं, ये उसमें गणों में शूद्र, महिलाएं। क्वेश्चन है, महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए थे? ये क्वेश्चन से ऐसे पढ़ने से ना माइंड विकसित होता है, ज़्यादा पता लगता क्या मैंने पढ़ा। क्यों बनाया बताइए? एक कारण बाहरी आक्रमणकारियों से बचने के लिए, दूसरे अपना विशालता दिखाने के लिए, अपने साम्राज्य की, अपने राज्य की, और उसमें राशद पूर्ति पूरी हो सके। बड़ी प्राचीर दीवारें बनाई जाती, प्राचीर दीवारें मोटी बनाई जाती थीं, और कई अपनी समृद्धि, विशालता, दूसरे बाहरी आक्रमणकारियों को दिखाने के लिए, मैं इतने बड़ा शासक हूँ, तो दूर से लौट जाते थे, तो उस पर आक्रमण नहीं करते थे। अपनी विशालता, ऐसे कई फैक्टर रहते थे, उसकी वजह से वो किले बनवाते थे। क्या तुम्हारे राज्य में प्राचीर जनपद में यहाँ से, यही सब है। नए शासक लगभग 3000 साल पहले, नए शासक 3000 साल पहले, महाजनपद लगभग 3000 साल पहले, सिकंदर का आक्रमण, दीघ निकाय का लेखन, दीघ निकाय में मिलता है। लगभग 2300 साल पहले, गढ़ और संघ राज्यों का अंत, लगभग 1500 साल पहले, जो गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ को नष्ट कर दिया। अजात शस्त्र करना चाहते लेकिन कर नहीं पाए वो। अब हमारा ये चैप्टर लेसन 5 यहीं पर समाप्त हुआ। अब चलते हैं लेसन 6। इसके आपको MCQs भी कराएंगे NCERT के चैप्टर वाइज, जो कि UPSC और स्टेट PCS लेवल के आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं NCERT से, कोई मजाक बात नहीं है। पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को।
जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है सारी समाप्त होने पर उसके सारे क्विज़ आपको कराएंगे, एमसीक्यूज़ लास्ट में। तो अभी लेसन 6 पढ़ेंगे हम लोग। लेसन 6 नए प्रश्न नए विचार। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 साल वर्ष पूर्व हुआ था। वह उस समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। ये उस समय हुआ था जो लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहा था। हिंदू धर्म उधर, जैन बौद्ध, ये सारे परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। महाजनपद के राजा बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे और हजारों सालों के बाद, सिंधु सभ्यता के बाद फिर नगर उभरने लगे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे और वो यह भी समझ रहा था कि जीवन क्या है, सच्चे अर्थ को भी समझना चाहते थे। बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध क्षत्रिय वंश के थे, क्षत्रिय थे तथा शाक नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। और शाक नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। युवावस्था में 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ दिया और चल दिए तपोभूमि की ओर, तप करने के लिए। जीवन में क्या होता है, जीवन क्या है, जीवन के बारे में जानने के लिए। हर चीज़ से मोह भंग होकर, 4 चीज़ों को देख कर उनका मोह भंग हो गया। जैसे बीमार व्यक्ति और किसी डेथ व्यक्ति को देख लिया और साधु को देख लिया मुस्कुराते हंसते हुए, ये तो बहुत प्रसन्न रहता। तो उन्होंने सोचा मुझे साधु ही बनना है, ये राजा की ज़िंदगी नहीं जीनी है मुझे। कितना प्रसन्न होता है साधु, कुछ नहीं होता लेकिन तब भी प्रसन्न होता है। तो वो उसी रास्ते की ओर मुड़ दिए, चल दिए। अब मुझे साधु ही बनना है, ज्ञान खोजना है कि आखिर जीवन में क्या होता क्या है, दुख क्यों होता है व्यक्ति को। उसकी खोज की तलाश के लिए वो निकल दिए, अपने घर को त्यागे। और उनके छोड़ दिया और अनेक वर्षों तक वो भ्रमण करते रहे और अनेक वर्षों तक भ्रमण किए, अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे और अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय लिया। और सब अलग अलग मत दे रहे थे। किसी के पास गए ज्ञान के लिए, वहाँ तपस्या में बैठे और बातचीत की तो कोई अलग लेवल का ज्ञान दे रहा, कोई अलग। उन्होंने सब फर्जी हैं, मुझे ही अपना रास्ता निकालना चाहिए। तभी उन्होंने एक उनका कथन है बहुत फेमस, अप दीपो भव,
जो आपके चैनल में भी, मेरा चैनल भी नीचे लोगों में अब दीपो भव। आत्म बल से ही आप आप खुद जागरूक बनो, आप खुद डिसीजन लो, आप अपने पर ही भरोसा करो। आपको क्या करना लाइफ में, अपने लीडर खुद बनो। इसीलिए उन्होंने कहा अप दीपो भव, अप दीपो भव। आप अपने खुद प्रकाशक बनो, दीपक बनो, उजाले बनो कि आप किस रास्ते की ओर चलना है। डिसीजन खुद लो और उसी डिसीजन पर अडिग होके मेहनत करते रहो। वही है अप दीपो भव। सब अलग अलग मत दे रहे थे, तब उन्होंने कहा मुझे अपने मन का ही करना है, मुझे तपस्या करना, मुझे ज्ञान प्राप्त करना, मुझे जानना है कि दुख क्यों है, संकट क्यों होता है व्यक्ति को। तो उन्होंने अपना खुद रास्ता चुना, तभी उनका कथन है अब दीपो भव। ये बहुत फेमस कोट कथन है उनका। अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे और स्वयं रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया जो कि बिहार में है, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और खुद डिसीजन लिया कि मुझे खुद तपस्या करनी है। तो एक बैठ गए एक पीपल के नीचे, लगातार तपस्या करी, कठोर तपस्या की 6 वर्ष तक। एकदम उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हें अंदर से कुछ इलाइटमेंट हुआ, मतलब अंदर से एक प्रकाश ज्योति जगी कि मुझे कुछ महसूस हुआ, जागरूक पर्सन बने वो। एकदम अंदर से पता लगा कि हाँ क्या सत्य है क्या असत्य है। तो 6 वर्ष के बाद उन्हें पता चला ये चीज़ें। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और 6 वर्ष के बाद वैसे भी आपको भी करते रहोगे। एक भजन है, करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा किसी दिन फल मेहनत का, वही है। तो करते रहो भजन, तपस्या करते रहो धीरे धीरे, पढ़ाई करते रहो धीरे धीरे। किसी दिन एक समय ऐसा आएगा, पीक पॉइंट पे पहुँचोगे, सफलता मिल ही जाएगी। अभी लगता होगा कि कैसे मिलेगी सफलता, यार बड़ी झंडू बाम लाइफ जी रहे हम लोग, लेकिन नहीं, वही आपको सिखाती कि आप कितने कठोर व्यक्ति हो, आप किन परिस्थितियों में रहकर तैयारी कर सकते हो। वो आपके डिसीजन को मजबूत बनाती है ये तैयारी। आदमी एक कविता है, सोना जितना तपता है उतना ही खूब प्रखर के निकलता है, उतना ही चमकता है। सोने को जब तक आग ना लगे तब तक चमकता नहीं है। वैसे ही जब तक व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में न डाला जाए तब तक वो समझता नहीं है कि क्या है। कठिन परिस्थितियाँ दो व्यक्ति तो वो ज़्यादा समझदार व्यक्ति होगा और डिसीजन मेकिंग उसकी बहुत मजबूत होगी। कुछ शहर के बच्चे ऐसे होते हैं ना, एक उस इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनको कोई डिसीजन मेकिंग ज़्यादा भूमिका नहीं निभानी होती, तो वो हर वक्त मम्मी पापा पे ही टाल देते हैं। और कुछ गांव के ऐसे लड़के होते हैं जो उनके पास ज़्यादा जिम्मेदारियाँ जल्दी आ जाती हैं ना, तो खुद डिसीजन मेकिंग उनकी बहुत मजबूत होती है और डिसीजन लेते और उस डिसीजन पर खराबी उतरते हैं। तो जीवन में रिस्क लो और डिसीजन पावर अपने खुद डिसीजन लेना सीखो, तो आप आगे ज़रूर अवश्य बढ़ोगे और जिस चीज़ को चाहोगे वो भी मिलेगी। इसके लिए उन्होंने बोध गया, बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। उसके बाद बुद्ध के रूप में जाने गए। ऐसे बाद में कोई नहीं कहता, तपस्या जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक कोई नहीं कहेगा DM हो STM हो, मतलब आ गए। जब सफलता मिल जाती तो आपके पद का सम्मान होता, आपका सम्मान होता है। हाँ यार कर ली सफलता, मेहनत की बहुत। यहाँ से भी वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए और अपना उपदेश देने के लिए सारनाथ गए, वाराणसी, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया।
अरे